जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ वेला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमारी ये सूजस मैगजीन चल रही है जून माह की, और आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए, फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। हमारा प्रयास है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसको तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हाँ बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं आज जो हम देखने वाले हैं पेज नंबर 52 52 तक तो हम कर चुके हैं। आज 53वें में देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है जोधपुर में खुलेगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जोधपुर में खुलेगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय, ठीक है। तो ये एक खबर है आपकी, परंतु इसमें जो समझने वाली बात यह है कि इसमें जो पदेन जो आयुक्त होंगे, ठीक है। पदेन मतलब आप समझते होंगे, जो भी व्यक्ति उस पद में आएगा तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, इस निदेशालय का आयुक्त बन जाएगा। आयुक्त मतलब कमिश्नर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है, ठीक है, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग जो है, तो उसके जो आयुक्त होंगे वो इस संस्थान के पदेन निदेशालय होंगे। क्या होंगे? पदेन निदेशालय होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है के आयुक्त जो होंगे वो इस संस्थान के पदेन निदेशालय होंगे। कौन से संस्थान के? ये जो हस्तशिल्प एवं हथकरघा संस्थान खोला जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें काफ़ी प्रोत्साहन किया जाएगा। जो एक लोग होते हैं जो हस्तशिल्प में निपुण होते हैं, उनके विकास के लिए ये कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जाम वाइज आपने ये याद रखना है कि इसमें जो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के जो आयुक्त होंगे वो इस संस्थान के पदेन निदेशालय होंगे, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। बाकी इसमें हमारे एग्जाम वाइज ऐसा कुछ मिलता नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 53 में हमें न्यूज़ मिलती है। वो मिलती है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि पेज नंबर 53 का, एक सेकेंड, ये है पेज नंबर 53। तो यहाँ पर दिया गया है कि राज्य के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी मुक्त घोषित किया गया है। टीबी तो आप जानते होंगे ये एक बीमारी होती है, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो राज्य की जो सरकार है, यानी कि राजस्थान राज्य की जो सरकार है, उसने ये मुहिम चलाई थी 1440 गाँव में। ये आपको दिखेगा यहाँ पर 1440 जो पंचायतें हैं वहाँ पर ये मुहिम चलाई गई थी। और प्रयास किया गया था कि पंचायती स्तर पे इस मुहिम के द्वारा जो राजस्थान है वो एक टीबी मुक्त हो। तो उसमें से जो 29 ग्राम पंचायतें हैं उसको घोषित कर दिया गया है वो टीबी मुक्त हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपने। कुल कितने पंचायतें हैं? 1440। उसमें से जो 29 ग्राम पंचायतें हैं उनको चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो ये बात आपने याद रखनी है, प्रश्न बन सकता है इससे, राइट। और इसी पेज में हमें एक और न्यूज़ दिखती है, वो है ये, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्थापित होगा संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र। तो ये संत पीपा जो है ये स्थापित किया जाएगा। ये जो ये शोध अध्ययन है केंद्र जो बनाया जाएगा ये स्थापित किया जाएगा उदयपुर में, ठीक है। क्योंकि जो ये विश्वविद्यालय है ये आपके कहाँ पड़ता है, किस स्थान में पड़ता है? ये उदयपुर में। तो नाम क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये संत पीपा कौन थे। ये मध्यकालीन भक्ति साहित्य जो होता है मध्यकालीन का, उसके ये एक प्रसिद्ध संत रह चुके हैं। कौन? संत पीपा जी। तो इससे क्या होगा, जो भी स्नातक कर रहा है, स्नाकोत्तर कर रहा है या पीएचडी कर रहा है जो विद्यार्थी, उनके अध्ययन व शोध कर सकेंगे वो इसके माध्यम से, ठीक है। जो ये शोध अध्ययन केंद्र बन रहा है, ठीक है। तो संत पीपा कौन थे? मध्यकालीन भक्ति साहित्य के एक प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 54 में देखते हैं क्या कोई न्यूज़ है। बिल्कुल है, ये पूरी की पूरी न्यूज़ आपके पेज नंबर 54 में है। इसमें जो बात बताई गई है, एक बीमारी की बात की गई है जिसे हम लंपी स्किन डिजीज कहते हैं, लंपी, ठीक है। तो लंपी के बारे में बताया गया है। अब होता क्या है, जो लंपी होती है ये ज़्यादातर जो हमारे मवेशी होते हैं, यानी कि जो कैटल होते हैं,
उनको नुकसान पहुंचाती है ज़्यादा, ठीक है। जैसे आपकी गाय होती है, जैसे वाटर बफेलो होता है, मतलब जो भैंस होता है, उनको होता क्या है कि अगर वो इसके संक्रमण में आ जाते हैं तो होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं खाना पीना छोड़ देते हैं, जिस कारण क्या होता है, जितना भी वो दूध देते हैं, जो मवेशी दूध देते हैं, उसकी जो जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो ये जो लंपी रोग है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक वायरल डिजीज़ है जो ज़्यादातर किसको लगती है, जो हमारे मवेशी होते हैं, ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंक्यूबेशन। इसका जो इंक्यूबेशन का पीरियड है, यानी कि जो समय है, वो है 28 दिन का माना जाता है, ठीक है। अब ये इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति या कोई जानवर मानते हैं वो संक्रमित हो जाता है वायरस से, ठीक है। मानते हैं ये लंपी के वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि बॉडी अगर आपके वायरस के टच में आती है तो एकदम आपको वो जो उसकी विशेषताएं होती हैं, यानी कि जो उसका जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम नहीं दिखाई देते हैं, उसमें समय लगता है। तो जब वायरस आपकी बॉडी में घुस जाता है और जब सिम्टम आपके दिखते हैं, वो जो काल होता है सिम्टम दिखने तक, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन, राइट। जैसे बीच में आपने देखा था जब कोरोना फैल रहा था, तो जिसको कोरोना हो रहा था एकदम नहीं पता चल रहा था, जब उसके सिम्टम बहुत समय बाद दिख रहे थे तब पता चल रहा था इसको कोरोना हो गया है, ठीक है। तो इसी समय को कहते हैं इंक्यूबेशन। तो ये जो लंपी जो स्किन डिजीज है, इसका जो इंक्यूबेशन समय है वो 28 दिन का है, ठीक है। इसका एक अपवाद भी है, कभी कभी ये 6 दिन में भी दिखाई देता है, परंतु जो इसको माना जाता है वो है 28 दिन। तो आपने ये इंक्यूबेशन पीरियड भी इसका याद रखना है 28 दिन का। और आपने ये भी याद रखना है कि लंपी जो है वो एक स्किन डिजीज है, ठीक है। और ज़्यादातर ये वायरल डिजीज है जो एक हमारे मवेशी जो होते हैं उनको लगती है, ठीक है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी निर्भर हैं, जो पशुपालन में निर्भर है हमारे किसान भाई, उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी इसमें काम किया जा रहा है, मतलब उन लोगों को उनके डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसे डाले गए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे 14 लाख लाभार्थी हैं जिनके खाते में 60 करोड़, माफ़ कीजिएगा 175 करोड़ डाले गए हैं, ठीक है। 175 करोड़। ये जो नीचे वाला है ये तो गैस सब्सिडी के लिए, तो 175 करोड़ याद रखना है। हालांकि एग्जाम में आपसे ये तो नहीं पूछते हैं, यहाँ पर लंपी डिजीज के बारे में पूछ सकते हैं, इसका इंक्यूबेशन कितना समय का है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और एक नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 59 में हमें दिखता है 55 में उतनी खास न्यूज़ नहीं है, 56 में आपके स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ है, तो वो हमारे तो काम नहीं आती है क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं उसमें। अब ये देखिए पेज नंबर जो 59 है आपका, उसमें आपको ये मिलता है दादर धाम। क्योंकि इस तरह के जो स्थल होते हैं ये किसी भी राज्य में क्या करते हैं, जो उसका टूरिज्म होता है उसको बढ़ाते हैं। और टूरिज्म आप समझते ही होंगे कि वो राज्य को क्या देता है, राजस्व देता है। तो टूरिज्म से इसीलिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि कला से भी जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया दादर धाम। तो दादर धाम कहाँ पर है? ये जयपुर से 18 किलोमीटर दूर जयरामपुरा गाँव में स्थित है। और ये जो स्थान है ये दादू पंथ के जो जिन्होंने दादू पंथ के जनक जो हैं श्री दादू दयाल, या प्रवृत्त बोलते हैं उसे, या जनक भी बोल सकते हैं, जनक जिन्होंने ये हमें दादू पंथ के सिद्धांत दिए वो हैं आपके श्री दादू दयाल। तो दादू दयाल के जो शिष्य हैं श्री जगजीवन की ये तपोस्थली है, यानी कि जगजीवन जी ने यहाँ पर अपना समय बिताया था, यहाँ तपस्या करी थी उन्होंने। तो ये तपोस्थली है किसकी? जगजीवन जी की। और जगजीवन जी किसके शिष्य हैं? दादू दयाल के। और दादू दयाल वही हैं जिन्होंने हमें दादू पंथ दिया है, राइट। तो ये दादर धाम आपने याद रखना। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहीं से आप देखेंगे जो जून माह की जो आपकी ये मासिक पत्रिका है वो समाप्त होती है। तो यहाँ से इस तरह से हमने जून माह की खत्म कर दी है। और अब हम देखेंगे जो पिछला है, फिर मई में आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी वो मई की मासिक पत्रिका मिलेगी। तो जितना भी अभी तक आपको पढ़ा दिया गया है उसके आप अलग से नोट्स बना लीजिए, राइट। तो यहीं से मैं ये क्लास एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।